हेलो जेंटलमैन। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वैसे तो बदनाम बहुत हूं मैं इस जमाने में। तू बता, तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति। इस ज्ञान ज्योति में लगातार हम पॉलिटी से आए हुए सभी प्रश्नों की जबरदस्त चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो बच्चों, इसी जोश के साथ में, इसी पैशन के साथ में हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। जैसा कि आपको मालूम है, हम लगातार आपके प्रश्न, आपके एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों की चर्चा बड़ी बखूबी तरीका से कर रहे हैं। और बच्चा, आज हम संघ की कार्यपालिका को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, हम बहुत सारे टॉपिकों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम सीधा मुद्दा, सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। जी हाँ बच्चा, अब हम शुरुआत करने वाले हैं। आज यहां पर हम 3 टॉपिकों को फिनिश करेंगे। जी हाँ, पहला रहेगा उपराष्ट्रपति, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद की, और यदि टाइम बचा तो बच्चा, हम भारत के महान्यायवादी से जितने भी प्रश्न आए होंगे, हम उन सभी प्रश्नों की चर्चा जबरदस्त तरीका से करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास शुरू करने से पहले 2 मिनट उस टॉपिक की पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो बच्चा, अब हम शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर बाद पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो उस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी सी बात है, वो आप ध्यान में रखना। तो अब हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। जी हाँ, उपराष्ट्रपति। वेट 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 वेट, यस यस, उपराष्ट्रपति। अगर मैं आपसे बोलूं, सर बच्चा, आपको ये उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक है, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। जी हाँ बच्चों, कुछ सेलेक्टेड बातें हैं जो एग्जामिनर अक्सर कर यहां से प्रश्न बनाता है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं, जो ये उपराष्ट्रपति महोदय हैं, और आपको मालूम है बच्चा, आजकल उपराष्ट्रपति महोदय बड़े ही चर्चाओं का विषय है। जी हाँ, पिछले महीने लगातार चर्चाओं में रहते और लगातार लाइमलाइट में रहते। तो बच्चा, ये वही टॉपिक है। तो यदि हम इनके पद की बात करते हैं, आखिरकार ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये किस देश के संविधान से गोद लिया हुआ है। तो बच्चा, नाम एक ही आएगा, जिसका नाम है अमेरिका। ये पहली बात आपको याद होना चाहिए, अमेरिका। और आपको मालूम है, अमेरिका से भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधानों को शामिल किया गया था, उनमें से एक ये भी है। और दूसरी बात करें, वही हम इनके आर्टिकल की बात करें, तो इनका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक। जी हाँ, 69 69 तक ये इनको जगह दी गई है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है। पहली बात आपको पढ़ना है, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना है। नेक्स्ट, इनकी योग्यता क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसके लिए किस प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट, योग्यता, योग्यता। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन व्यक्ति उनको वोट देता है। क्या आपको अधिकार है उपराष्ट्रपति चुनने का, क्या आप उपराष्ट्रपति का वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन, निर्वाचन। निर्वाचन के बाद में हमें देखना होगा किस प्रकार से इनका चुनाव होता है, निर्वाचन की रीति। जी हाँ, रीति, किस रीति से इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट, हमें देखना होगा बच्चा, इनका जो कार्यकाल की हमने चर्चा की थी, योग्यता की हमने चर्चा की थी, निर्वाचन की हमने चर्चा की थी, और इनको इनके पद से हटाया जाए तो किस प्रकार से इनको इनके पद से हटा सकते हैं। जी हाँ, पद मुक्ति, पद मुक्ति। पद मुक्ति की बात में अंतिम बात, ये शपथ कौन दिलाते हैं इनको। जी हाँ, शपथ, शपथ, शपथ। जी बच्चा, तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। और एक और बात है, इनकी भूमिका क्या है, आखिरकार उपराष्ट्रपति को क्यों रखा गया था, भूमिका। तो बच्चा, ये सारे टॉपिक हैं, हम इन्हीं टॉपिकों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मेरे बच्चा क्लास नहीं है। यदि क्लास होती तो हम इन सभी टॉपिकों की वन बाई वन चर्चा करते। ये P/Q है, जैसा हमें उचित लगेगा जिस टॉपिक पर चर्चा करना अनिवार्य है, और वो सीधा का सीधा आपके एग्जाम का मटेरियल बन सकता है। तो मेरे बच्चा, मेरे लाडलो,
उन पर चर्चा अवश्य करेंगे और जबरदस्त तरीका से करेंगे। जी हाँ, तो मेनली आपको ये कम से कम आना चाहिए। तो बच्चा, क्या आप तैयार हैं? अब आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आने वाला है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे उसका आंसर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक लगाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, ये कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उस निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। जी हाँ, बस निर्वाचन के बारे में पूछा गया है। और आपको बच्चा मालूम है, आपको मालूम है उपराष्ट्रपति, यदि हम इनके निर्वाचन की बात करते हैं तो बच्चा यहाँ पर किसी भी जनता के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना नहीं जाता है। आप उपराष्ट्रपति महोदय को वोट नहीं डाल सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है उसी प्रकार से इनका भी चुनाव होता है। तो ये अप्रत्यक्ष तरीका से इनका चुनाव होता है और इनको वोट डालने वाले संसद के सदस्य होते हैं। पॉइंट भी नोटेड, इनको वोट डालने वाले, इनको मत देने वाले वो संसद के सदस्य होते हैं। आम आदमी, हम और आप महोदय इनको वोट नहीं डाल सकते हैं, संसद के सदस्य डालते हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा ही इनको वोट डालती है। हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और बच्चा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। लेकिन बच्चा वहीं हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो यहां पर लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य यहाँ पे वोट डालेंगे। यहाँ पे विधानसभा, पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पर विधानसभाओं का कोई भी अहम योगदान नहीं है। अब क्वेश्चन यहां से बना है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सटीक और सही लगाते हैं। जी हाँ, ये मुद्दा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में वोट डाल सकता है? पहला विकल्प आपके सामने है, ये कह रहा है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। दूसरा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और तीसरा विकल्प है राज्यसभा और वेट, तीसरा विकल्प आपके पास में है राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। और चौथा है राज्यसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो बच्चा हमने यहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं कही। तो बच्चा विधानसभाओं के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव को वोट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर केवल और केवल इसका आंसर बी होगा। जी हाँ, संसद के सभी सदस्य। और यहाँ पर निर्वाचित कोई भी सदस्य है ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य था, यहाँ पर मनोनीत भी उपराष्ट्रपति को वोट डाल सकता है। केवल एक बात याद रखनी है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इनको वोट डाल सकते हैं। तो बच्चा इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एक और प्रश्न है, ये कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? जी हाँ, सीधा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से या राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से। तीसरा है लोकसभा के सांसद और विधानसभाओं के विधायकों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और तीसरा है, चौथा है लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो बच्चा आंसर इसका आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल सटीक तरीका से, अच्छी तरीका से आंसर आपके पास में होना चाहिए। तो बच्चा आंसर क्या है इसका? हम बताए थे आपको। जी हाँ, सीधा का सीधा आंसर डी होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधा का सीधा निर्वाचन किया जाता है। वहीं हम आंसर पहले की बात करते हैं, पहला विकल्प बात करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, किसी भी कीमत पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि हम आपको बताए थे। नेक्स्ट, वहीं राष्ट्रपति किसी को चुनते नहीं है, उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनते नहीं है सर, इनका निर्वाचन होता है। तो ये भी इसका विकल्प नहीं होगा। वहीं हम यहाँ पर विधानसभा आ गई है और हमने विधानसभा के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताया था। तो बच्चा ये विधानसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो बच्चा इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यदि कोई भी एक बच्चा है, उस बच्चे के पिताजी मिस्टर बी हैं या और मिस्टर बी का भाई है सी। अब मुझे बताओ, बी का बेटा ए है और बी का भाई सी है। अब सीधा जो बी का भाई सी है, तो ये सीधा इसका कनेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली चाचा बन जाएगा। बी की बहन होगी, वो ऑटोमेटिकली बुआ बन जाएगी। बी के पिताजी होंगे, वो ऑटोमेटिकली बाबा बन जाएंगे या दादाजी बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहां पे कहा गया है, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली वह राज्यसभा का सभापति होगा। ये एक नियम है। जिस प्रकार से बी ए का पिता है और ऐसे ही बी सी का भाई है, तो मेरे बच्चे ए का सी चाचा होगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, मेरे बच्चा मेरे लाल, ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ये तय है। प्रश्न ये यहां से लिया गया है। ये कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति। ये कभी नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये बात आप नोट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। इस बात को हम पब्लिक के सामने बोल सकते हैं, खुलेआम बोल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस बात को आप किसी भी कीमत पर नकार नहीं सकते हैं। तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। यहां पे कोई और नहीं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ आया होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है। जी हाँ, ये बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल सेम प्रश्न है। यदि इससे पहले आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आंसर ये भी आपके पास है। उम्मीद करेंगे इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस बात को तो हम खुलेआम बोल सकते हैं। ये कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चा बिल्कुल आंख बंद करके आप जो सोच रहे हैं वही इसका आंसर होगा। जी हाँ, अधिकतर बच्चे आंसर बी लगा रहे हैं। सो बी इज द राइट आंसर। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और बच्चा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो बच्चा आंसर केवल और केवल बी होगा। राष्ट्रपति किसी भी कीमत में नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर केवल और केवल बी। जी हाँ, यदि आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरे बच्चा ये एलकेजी का सवाल है। यदि आपने एलकेजी, यूकेजी, फिफ्थ और सिक्स अच्छे से पढ़ा होगा मेरे लाल, मेरे बच्चे, मास्टर ने आपको बताया होगा बच्चा, इसका आंसर केवल बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। यानी कि इनमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। जो गलत है बच्चा आपको उसको पिक करना है। जी हाँ, पहला विकल्प कह रहा है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात सत्य है। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है या भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो मेरे बच्चों सबसे पहली शर्त है उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम का व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लाल, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जी हां, बिल्कुल सही बात है। हम आपको बताए थे, लगातार 2 प्रश्न हमने इसी के आधार पर बनाए थे। और मेरे लाल, इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा मेरे बच्चे, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इसका आंसर बी होगा। जी हां, इसका आंसर केवल बी होगा। तीसरी बात, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। कहा जी, ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं? कभी आप सुने हो? नहीं कराते जी। जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे तो ये चुनाव आयोग किस लिए है? किस लिए भारत सरकार चुनाव आयोग को पेंशन दे रही है, सैलरी दे रही है, तनख्वाह दे रही है? क्यों दे रही है सर? ये प्रश्न सर देखने के बाद में आपको गलत लग जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ। दूसरी बात, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इज इट क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है। जी हाँ, अब ये बताया गया है ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, ये जो राज्यसभा के सभापति हैं, इनको किस आधार पर हटा सकते हैं? क्या इनको इनके कार्यकाल से पहले इनको हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हटा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, यदि हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा से आया होगा, तो बच्चा यदि राज्यसभा पारित जो विधेयक है, उसको जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को राज्यसभा पारित कर देगी, तो बच्चा फिर ये प्रस्ताव लोकसभा के पास जाएगा। फिर ये लोकसभा पारित कर दे तो मान लेंगे ये सभापति जी, ये उपराष्ट्रपति महोदय भी, इनको पद से हटाया गया है। तो सबसे पहले हटाने का जो संकल्प है, हटाने का जो प्रस्ताव है, ये मेरे बच्चे राज्यसभा में आना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा में सबसे पहले हटाने का प्रस्ताव नहीं आ सकता है। तो प्रश्न यही से, ये हटाने से है। तो इनको हटाने के लिए केवल लोकसभा में नहीं सर, केवल लोकसभा में नहीं, ये तो पहले से ही गलत है। दूसरा, संसद के किसी सदन में नहीं सर, किसी सदन में नहीं, सबसे पहले राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। तो हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में लोकसभा इसको पारित करेगी, फिर यह माना जाएगा कि जनाब इनको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? अच्छा प्रश्न है। यदि आपने इसकी गहनता को नहीं समझा होगा तो मेरे बच्चों आपका पढ़ना बिल्कुल बेकार है। ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं इसको। मैं इनमें से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो जिसका सदस्य नहीं होता है? आपको मालूम है बच्चा, ये उपराष्ट्रपति महोदय हैं। ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, वेट वेट वेट, कलर चेंज करते हैं। यस 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 यस, वेट वेट वेट, यस, उपराष्ट्रपति। आपको मालूम है ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये लोकसभा के सदस्य नहीं है, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, नहीं है। फिर भी ये लोकसभा, फिर भी ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, फिर भी ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जी हाँ, पदेन सभापति होते हैं। तो प्रश्न यहां से बना है, ये एक ऐसा आदमी है, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, नहीं है। इसका निर्वाचन अलग होता है। फिर भी बच्चा ये राज्यसभा का, सॉरी राज्यसभा यहां पे होगा, वेट 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 वेट, नीचे, वेट वेट वेट, नीचे, यस। फिर भी ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर भी ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जी हां, तो इसका आंसर केवल और केवल, इसका आंसर केवल और केवल राज्यसभा होगी। जी हां, केवल और केवल राज्यसभा। जो बच्चे इसका आंसर राज्यसभा लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़ते बच्चा, फिर एक और उम्मीद के साथ में, एक और जोश के साथ में उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और बच्चा लोग, यदि आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आपको लग रहा है कि डेविड सर आपके साथ में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, तो बच्चा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। यस, एक और प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनाव कीजिए। ये जो चार्ट दिए गए उनमें से सही क्या होगा? पहला विकल्प मैं पढ़ने वाला हूं। ये कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये सर झूठ बोल रहा है सर, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। हम आपको कल बताए थे, यदि बच्चा आप कल हमारी क्लास में मौजूद होते तो मेरे लाल ऐसी तो कोई बात हमने बताई नहीं थी। आर्टिकल 53 खुद कहता है, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बोलता है। ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति के पास होगी।
वह राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो वो स्वयं कर सकता है या मंत्रिमंडल की या मंत्री परिषद की सिफारिश पर या अधीनस्थ अधिकारियों की सिफारिश पर काम करेगा। तो बच्चा प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का हेड नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। जब ये गलत है तो मेरे बच्चा जो यहां पर एक होगा वो पूरा गलत होगा। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। एक विकल्प गलत करने पर आंसर आपके सामने है। कितना आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जी हां, आर्टिकल 75 ये स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं मेरे बच्चों, ये बात संविधान का आर्टिकल 75 कह रहा है। आगे बच्चा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। जी हां, ये भी आर्टिकल 75 में भी इसका उल्लेख है। कौन मंत्री बनेगा इसका निर्धारण करने का अधिकार केवल और केवल प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री गली के चलते हुए किसी भी आवारा आदमी को मंत्री बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री के ऊपर है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। चौथी बात, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। जी हां, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो बच्चा आंसर केवल और केवल बी होगा, यानी कि 2, 3, 4 ये सभी विकल्प बिल्कुल सही है। जी हां, दोनों विकल्प सॉरी ये 2, 3, 4 ये विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़े। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। कैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो रोज बदलते हैं चेहरे नकाबों की तरह, आज जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। लौटकर फिर वही जमाने आ गए, हंसी की दुनिया को डराने आ गए। मच गई हर तरफ खलबली यारो, सुना है जंगल में शेर पुराने आ गए। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप में से कितने इसका आंसर देते हैं। ये कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में। जी हां, अब हम शुरुआत करने वाले हैं मंत्री परिषद की। यहां तक हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जहां से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना थी, हमने उन सभी एरिया को टच किया है। जी हां बच्चा, और जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए होंगे हमने उनको भी टच किया है। तो बच्चा ये अच्छा टॉपिक था। अब हम शुरुआत करने वाले हैं मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की। यहां से भी प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। जी हां, थोड़ा सा समझिए आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन कौन सी वो क्रीम है जिन पर आपको फोकस करना है। इज इट क्लियर? यस। सबसे पहले हम यदि आर्टिकल 75 की बात करते हैं, जी हाँ, आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो 75 आर्टिकल ए बहुत कुछ बोलता है। पहली बात, केवल ये दो बातों की चर्चा करता है, दो प्रमुख बातें हैं उनकी चर्चा करता है। जी हाँ, वेट आर्टिकल 75(1) आर्टिकल 75(1) ये बहुत सारी बातों की चर्चा करता है, लेकिन मैं आपको बच्चा केवल दो ही बातें बता रहा हूं जो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। पहली बात तो ये बोलता है जो प्रधानमंत्री होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पहली बात, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, पहली बात थी। दूसरी बात, जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जी हां, इसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह पहली बात थी। अब दूसरी बात बताता है जो संसद में कितने मंत्री रहेंगे उन मंत्रियों का भी उल्लेख करता है। और आपको बच्चा यकीन नहीं होगा 2003 से पहले बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, और आपको मालूम है एक मंत्री को पालना, एक मंत्री का खर्चा बहुत खर्चा होता है। और आखिरकार इसके लिए 91वें संविधान संशोधन किया गया था और उसमें यह प्रावधान किया गया था
कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, मंत्री कितने होंगे इसका डिसाइड किया जाए, और फाइनली वर्ष 2003 में मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई और कहा गया लोकसभा में जितने भी मंत्री, जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, उनका 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो गया। जी हाँ, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों में से 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। ये दूसरी बात थी, ये मंत्रियों की संख्या बताता है। जी हाँ, ये दूसरी बात थी, मंत्रियों की संख्या। ये मंत्रियों की संख्या बताता है। दूसरी बात थी, कितने मंत्री होंगे लोकसभा में जितने सदस्य हैं। जी हाँ, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। 15% से अधिक नहीं होंगे। ये केवल आर्टिकल 75 दो बातें बोलता है। जी हाँ, फिर से रिपीट करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये पहली बात थी। तो इसके लिए अब दूसरी बात बताने वाले हैं, जो मंत्री कितने रहेंगे, उनकी संख्या कितनी रहेगी। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था और वो था 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। उसमें यह डिसाइड किया गया था, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, मंत्रियों की संख्या, जी हाँ, मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये भी एक आंकड़ा अच्छा था। इसका उल्लेख आर्टिकल 75 ए में है। यदि हम आर्टिकल 75(2) की बात करते हैं, जी हाँ, आर्टिकल 75(2) ये क्या कहता है? ये कहता है जितने भी मंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। वहीं हम आर्टिकल 75(3) की बोलते हैं, तो यहां पर कहा गया जितने भी मंत्री हैं, संपूर्ण मंत्री परिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जी हाँ, संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका उल्लेख 75(3) में है। वहीं हम 75(4) बोलते हैं। 75(4) बोलते हैं तो बच्चा ये उनके शपथ के बारे में है। जो भी मंत्री हैं वो शपथ लेंगे, इसमें शपथ का उल्लेख है। वहीं हम 75(5) बोलते हैं। 75(5) इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वह व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, उस व्यक्ति को 6 महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में है। वहीं हम 75 फिर से 75 प्लस क्लॉज 6 यहां पे कहा गया है जो मंत्री हैं वो बच्चा उनके वेतन भत्ते सैलरी क्या होंगे, उनके वेतन भत्ते सैलरी का उल्लेख है। तो ये आर्टिकल 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5), 75(6) तो बच्चा ये जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे ये महत्वपूर्ण थे। बच्चा यदि आप क्लास ले रहे होते, यदि ये क्लास प्रॉपर चल रही होती तो इसकी चर्चा बहुत करते हम। जी हाँ, हम बताते आपको जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसमें अंतर क्या है, किसके पास में वास्तविक शक्ति होती है। लेकिन बच्चा ये PYQ हैं। अगर हम PYQ में पूरी चर्चा करेंगे तो ये एक प्रकार की क्लास हो जाएगी, तो उसमें PYQ का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। ओके बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये कह रहा है, पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करेंगे इसका आंसर आप दोगे। ये कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, इनमें से कौन सा सही है। अब देखते हैं बच्चा आप आंसर लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। पहला विकल्प है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है। नहीं सर, हम बताए थे आर्टिकल 75(1) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का जन्मदाता होता है। प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
ये किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता है। हम बताए थे आर्टिकल 75 कौन मंत्री रहेगा इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। ये वास्तविक शक्ति होती है इसके पास में। नेक्स्ट, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल है सर, प्रत्येक मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी गलत, ये है। आगे, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। बाकी आंसर बिल्कुल गलत है, बाकी आंसर बिल्कुल गलत है। और आपको मालूम है संसद के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है प्रधानमंत्री जी। तो इसका आंसर केवल डी होगा। और ये कह रहा है वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। वो राष्ट्रपति महोदय को एक फोन करेगा, भाई साहब ये जो मंत्री जी हैं, जो वित्त मंत्री जी हैं, इनको इनके पद से हटा दो। कोई नहीं रोकेगा उनको, और वो जो वित्त मंत्री जी हैं उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, आगे बच्चा, इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका है? राज्य सरकार का। बच्चा, राज्य सरकार का तो हेड मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। जी हाँ, तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है। आगे, केंद्रीय सरकार का। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जो केंद्र सरकार है उसका हेड प्रधानमंत्री है। और आपको मालूम है वर्तमान में जो केंद्र सरकार थी उसका हेड कौन था? प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। जी हाँ, अंतिम है। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हाँ। नेक्स्ट है, राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों का। नहीं सर, राज्य सरकार का तो हेड मुख्यमंत्री होता है। वो मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुन के जाता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर केवल बी है। बहुत सारे बच्चे आंसर बी लगाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। एक और प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है। जी हाँ, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंडल होता है और मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इसमें अंतर क्या होता है? जनरली बहुत छोटा सा अंतर है। यदि हम कैबिनेट मंडल की बात करते हैं तो बच्चा ये छोटा निकाय है, मंत्रिपरिषद ये बड़ा निकाय है। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के पास में होती है। जी हाँ, और सैद्धांतिक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास में होती है। जो बैठकें होती हैं वो मंत्रिमंडल की अधिक बैठक होती हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती है। संख्या में कम मंत्रिमंडल होते हैं, पावर में अधिक मंत्रिमंडल होते हैं। ये मेनली बेसिक अंतर था इनका। यस, तो कैबिनेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली गई हैं। ये कह रहा है शासन के सभी मंत्रीगण, शासन के सभी मंत्रीगण। दूसरा है कैबिनेट स्तर के मंत्री। जी हाँ, प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कैबिनेट है, इनसे क्या तात्पर्य है? क्या जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री और एक मंत्रिपरिषद। कैबिनेट मंत्री में प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, और बच्चा जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके समूह को हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो ये एक छोटा निकाय है, शक्तिशाली है। तो इसमें केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। जी हाँ, तो आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। आगे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, कौन कौन होते हैं कैबिनेट में सम्मिलित? ये कह रहा है मंत्री स्तर के सभी मंत्री नहीं होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, केवल राज्य मंत्री नहीं। आंसर केवल और केवल बी होगा, कैबिनेट मंत्री। आंसर केवल बी होगा, केवल केवल कैबिनेट मंत्री। इज इट क्लियर? आगे, नेक्स्ट, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। जी हाँ, आपको मालूम है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आप सुने होंगे, जो 3 बार लग चुकी है। आर्टिकल 352। जी हाँ, आर्टिकल 352 में केवल एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। कब राष्ट्रपति शासन लगाए, सॉरी,
कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, और वो केवल और केवल मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगाया जाता है। तो इसमें केवल और केवल एक बार मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। जो मंत्रिमंडल है वो बोलेगा भाई साहब राष्ट्रपति महोदय जी, समय बहुत बेकार है, युद्ध की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, आप राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दीजिए आप। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ वो था आर्टिकल 352। और 356 की बात करते हैं, ये राष्ट्रपति शासन है, और प्लस 4 और ऐड कर दो यानी कि 360 ये वित्तीय आपातकाल है। इन दोनों में 4 का अंतर है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें हमने 4 ऐड किया, 356 हो गया। ये राष्ट्रीय, ये राष्ट्रपति शासन है, प्लस इसमें 4 किया, ये वित्तीय आपातकाल है। तो बच्चा इसका आंसर केवल और केवल ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर से संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है? जी हाँ, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है? तो बच्चा आपको मालूम है शक्ति 2 प्रकार की होती है। यहाँ शक्ति की हम बात करते हैं, शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक शक्ति और एक नाम मात्र की शक्ति। यहाँ शक्ति कार्यपालिका शक्ति की हम 2 बार की बात करते हैं। कार्यपालिका में 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक वास्तविक शक्ति, यहाँ वास्तविक, और एक नाम मात्र। यहाँ यदि हम वास्तविक शक्ति की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री महोदय के पास में होती है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर। और वहीं नाम मात्र शक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास में होती है। ये राष्ट्रपति महोदय, जी हाँ। तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास में होती है। आपने सुना होगा आर्टिकल 53, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है। उन शक्तियों का प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। तो मेरे बच्चों, इस बात का उल्लेख संविधान में है। जो वास्तविक शक्ति हैं, जो रियल शक्ति हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में होंगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री के पास में होगी। और जो दिखावटी शक्ति हैं वो राष्ट्रपति के पास में होंगी। जी हाँ, तो इसका आंसर केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए। शायद उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही बोला गया है, जो वास्तविक शक्ति है, जो रियल शक्ति है, वो किसके पास में होती है? वो किसके पास में होती है? वो किसके पास में होती है? आंसर केवल और केवल प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं होगा। मेरे लाल, मेरे बच्चा, कितनी बार हम आपको बताएं, राष्ट्रपति महोदय को जनता चुनती नहीं है। राष्ट्रपति महोदय को आप लोग वोट डालते नहीं है। ये प्रधानमंत्री हैं जिनको आप वोट डालते हैं। और बच्चा, और जो वास्तविक शक्ति होगी, जो रियल शक्ति होगी, वो प्रधानमंत्री के पास में होगी। और जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये खुद प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करते हैं। जो मंत्री परिषद सलाह देगी वही तो काम करेंगे। मंत्री परिषद बोलेगी राष्ट्रपति महोदय जी, ये राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति यूपी में कर दीजिए, वो करेगा सर, वो करेगा। यदि ये जो राष्ट्रपति से मंत्री परिषद बोलेगी राष्ट्रपति महोदय जी, ये जो महान्यायवादी हैं, ये हमारे नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, इनको यहां से हटाया जाए, तो ये बिल्कुल उठाएंगे। यदि किसी भी राज्य में राज्यपाल अच्छी भूमिका से काम नहीं कर रहा है तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति महोदय से बोलेगी भाई साहब इनको यहां से हटाइए, ये हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसा मंत्री परिषद राष्ट्रपति महोदय से बोलेगी वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास में। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। जी हाँ, आगे बच्चा ये कह रहा है भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका रहकर कार्य करती है। जी हाँ, किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो बच्चा, हमने आपको एक चित्र बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जी हाँ, इन तीनों का एक दूसरे पे कंट्रोल है, नियंत्रण है। विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। जी हाँ, पूरे देश में संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है।
और उस कानून को लागू करने वाली एक कार्यपालिका होती है। क्या वो कानून बिल्कुल सही बना है? कहीं उस कानून में लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है? कहीं वो कानून आपके अधिकारों को सीमित तो नहीं कर रहा है? तो मेरे बच्चा, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। वो इन पर नियंत्रण रखती है। कहीं इनके द्वारा कोई कानून गलत तो नहीं बनाया जा रहा है? कहीं ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा है जो मेरे लाल 140 करोड़ लोगों के सपनों को अंधकार में डाल रहा हो, उनके अधिकारों का हनन कर रहा हो? तो जो कार्यपालिका है ये विधायिका के अधीन होती है, विधायिका के अधीन होती है। और जो बच्चा, जो सदस्य, जो कार्यपालिका में लोग होते हैं वो विधायिका के ही लोग होते हैं, उन्हीं को ही मंत्री बनाया जाता है। तो बच्चा केवल इसका आंसर बी होगा। जी हाँ, विधायिका, बी इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चे आंसर बी लगा रहे होंगे। और जी हाँ, आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है इनमें से कौन सा एक प्रस्ताव, जी हाँ, भारत में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है? जी हाँ, सॉरी, हाँ, इनमें से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो 4 प्रस्ताव हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव। बच्चा लोग, अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब कभी लगे, विपक्ष को लगे, यानी कि राहुल गांधी को लगे, ममता दीदी को लगे, अखिलेश यादव को लगे कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, अब वो समय आ गया है इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का, तब जाके ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये सरकार के बहुमत को जांचती है कि सरकार का बहुमत है या नहीं है। हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यदि अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल पारित हो जाता है तो मेरे बच्चों, ये जो मोदी सरकार है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा सर, इनकी सरकार गिर जाती है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ये सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा नहीं लाया जाता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जी हाँ, इज इट क्लियर? अच्छा, वही हम विश्वास की बात करते हैं। जो विश्वास प्रस्ताव है ये मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है, ये सरकार के द्वारा लाया जाता है। बताता है कि भाई साहब, हमको अभी भी विश्वास है, हम विश्वास में हैं, हमें अभी भी समर्थन है, हमें समर्थन है इसकी जांच करने के लिए, उन लोगों को आईना दिखाने के लिए। भाई साहब, जितने भी आप मेंबर हैं, जितने भी आप संसद के सदस्य हैं, हम विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं और आपको मालूम पड़ेगा अभी भी हम बहुमत में हैं, अभी भी लोगों का हम पे विश्वास है। तो ये मंत्रिपरिषद के द्वारा लाया जाता है। तो इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे फिर से आंसर डी लगा रहे हैं, मेरे लाल, आप जीत की दहलीज पर हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न के साथ में। जी हाँ, फिर से ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हम चर्चा किए थे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो बच्चा, जब कभी भी लोकसभा में सरकार के विरुद्ध, जी हाँ, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें कितने सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है? क्या अकेले राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? क्या अकेली ममता बहन जी अविश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं? क्या अकेले ये अखिलेश यादव जी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं सर। जब कभी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो मेरे बच्चों, लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जी हाँ, तब जाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बच्चा, ये प्रश्न यहीं से बना है। यदि आपने हमारी बातें गौर से सुनी होंगी तो मेरे लाल, आंसर आपके सामने है, आंसर आपसे दूर नहीं है। ये कह रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, जी हां, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है? और मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे लाडलो, मैंने बताया था, इसका आंसर केवल और केवल 50 होगा। जी हां,
50 सदस्यों की आवश्यकता है। आंसर केवल सी होगा। जो बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं मेरे लाल, आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। डंके की चोट पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। ये कह रहा है किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। जी हाँ, लोकसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों सदनों की अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बच्चा, अब इसका आंसर आपके पास में होगा। ये हमारा दावा है, ये हम उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपके पास में होगा, बिल्कुल होगा इसका आंसर। इज इट क्लियर? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपना त्यागपत्र देने के बाद में, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? यहाँ ये भी बच्चा प्रश्न बहुत ही हल्का है, बहुत ही कमजोर है। यहाँ इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? बच्चा, ये प्रश्न बिल्कुल एलकेजी वाला है, ये प्रश्न बिल्कुल यूकेजी वाला है। उम्मीद करेंगे इसका तो आंसर आपके पास में होगा। जी हां, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। उम्मीद करेंगे जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं इसका आंसर आपके पास में बिल्कुल होगा, सही होगा। आगे बच्चा, नेक्स्ट, एक वो समय था वर्ष 1951 में, वर्ष 1991 में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। जी हाँ, आमूलचूल परिवर्तन थे। 1991 से पहले कोई भी विदेशी भारत में बड़े स्तर पर व्यवसाय नहीं करेगा। भारत में यह प्रावधान था जो निजी लोग हैं वो ज्यादा अहम योगदान नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था में उनका अहम योगदान नहीं रहेगा। और 1991 से पहले बहुत सारे नियमों में कठोरता थी, लेकिन बच्चा 1991 में बहुत बड़ी आर्थिक संकट हो गया। फिर विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने हमें यानी कि भारत को सलाह दी, भारत ओ भारत, जो हम आपको बता रहे हैं आप वो करो। पहली बात करो आप उदारीकरण। जो आपने इतने कठोर कानून बना रखे हैं, जो कठोर नियम बना रखे हैं, उनको उदार करो, उनको उदार करो। किए। दूसरा, निजीकरण। सारे काम आप ही करोगे, आप कॉलेज बनाओगे, आप स्कूल बनाओगे, आप स्वास्थ्य सुविधा दोगे, आप सब्सिडी दोगे, इनको कम करो, इनको निजी लोगों को भी दो, जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी दो। निजीकरण किया गया था। वही भूमंडलीकरण, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनको भारत में आने दो, भारत में उनको स्थापित होने दो। तो ये था भूमंडलीकरण। तो यानी कि ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो बच्चा आंसर केवल सी होगा। जी हां, हाल ही में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। जी हां, हाल ही में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें बिल्कुल सटीक होंगी, क्लियर होंगी। आगे बच्चा, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताया गया है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को होते हुए भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या ये 91वां बताए थे हम आपको, बड़ा ही आसान है। 91वां संविधान संशोधन वर्ष 2003, ये क्लियर है। आगे बच्चा, हम उपराष्ट्रपति बढ़ चुके हैं, हम प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं, हम मंत्री परिषद बढ़ चुके हैं। अब हम शुरुआत करने वाले हैं महान्यायवादी की। यहाँ महान्यायवादी की, इट क्लियर? 5 मिनट सुनिए इसमें कहानी क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। महान्यायवादी, इट क्लियर? महान्यायवादी, पहली बात करें ये महान्यायवादी कौन होता है? पहली बात करें कौन है ये? बच्चा,
नाम इसका बड़ा ही कठिन लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही सीमित है। ये महान्यायवादी, सर ये सरकार का वकील होता है। आसान भाषा में ये सरकार का वकील है। जिस प्रकार से आपका झगड़ा किसी से हो जाता है तो आपको पुलिस अरेस्ट करती है और जेल भेजती है, तो फिर आप एक वकील से सलाह लेते हैं, वकील साहब बताइए क्या किया जाए। तो वकील आपको सलाह देता है, वकील आपकी पैरवी करता है, वकील जो आप पे लगे हैं मुकदमे, जो धारा लगी है उनको कम करवाता है या उनको हटाता है। तो ये काम वकील का है। तो ऐसे ही भारत सरकार पे बहुत सारे मामले हैं, कई प्रकार के मुकदमे हैं। उन मामलों की देख रेख करना, उन मामलों को लड़ना और सरकार को कानूनी विधिक सहायता देना, ये इस आदमी का काम है। तो ये कुछ नहीं, ये केवल भारत सरकार का वकील है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार है। तो आसान शब्दों में मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, ये भारत सरकार का वकील है। जी हाँ, ये कौन है? भारत सरकार का वकील, वकील। जी हाँ, यदि हम बात करते हैं इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? सिंपल सा बच्चा, 76। जी हाँ, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। 76 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन व्यक्ति भारत का महान्यायाधीश बन सकता है? सिंपल सी योग्यता है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। जी हाँ, जिस व्यक्ति के पास में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्षमता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की औकात है, वो व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ये इसकी योग्यता है। योग्यता के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, योग्यता। योग्यता, अब हमें देखना है जो ये आदमी है, इस आदमी का कार्यकाल कितना है। जी हाँ बच्चा, कार्यकाल से भी प्रश्न आते हैं। कार्यकाल, कार्यकाल बच्चा, यदि हम कार्यकाल की बात करते हैं तो मेरे बच्चा, मेरे लाडलो, संविधान में इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है। जब राष्ट्रपति चाहे तब इनको इनके पद से हटा सकते हैं। जी हाँ, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, जब राष्ट्रपति चाहेंगे मेरे बच्चों तब इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान में कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है, अमूमन 5 वर्ष का होता है। यदि हम इसकी योग्यता हमने देखा, योग्यता देखा, कार्यकाल देखा, ये करता क्या है आखिरकार? ये करता क्या है? कार्य क्या है इसके? ये आदमी करता क्या है? हम बताए थे, ये भारत सरकार के जो भी लंबित मामले हैं, जो भी भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं, भारत सरकार के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों की पैरवी करता है और भारत सरकार को कानूनी और विधिक सहायता भी देता है। ये काम करता है। और क्या करता है? और क्या इसको अधिकार हैं? इसके अलावा और क्या इसको अधिकार हैं? जी हाँ, इसके अलावा और क्या अधिकार है? ये वही आदमी है जो बच्चा संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। बच्चा, ये संसद की बैठकों में भाग ही नहीं ले सकता है, वहां पर अपनी बात रख सकता है। जी हाँ, अपनी बातों को रख सकता है, ये इतनी शक्ति है। लेकिन बच्चा, ये किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता है। तो ये सारी बातें भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में थी। रिट ओके, टाइम हो गया? ओके बच्चा, हम अपनी अधूरी कहानी को कल शुरुआत करेंगे, क्योंकि बच्चा टाइम बिल्कुल हो चुका है। हमारी कहानी थी भारत का महान्यायवादी। तो बच्चों, कल हमारी क्लास भारत के महान्यायवादी से शुरू होगी। तो उम्मीद करेंगे कल सब लोग बने रहोगे। क्या क्या बातें हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी बातों की चर्चा बिल्कुल जबरदस्त तरीका से करेंगे, बिल्कुल जोश में करेंगे, जुनून में करेंगे। यस, ओके गाइस, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको मस्त लगी होगी। और बच्चा, यदि आपको क्लास मस्त लगी है, यदि आपको लगता है कि डेविड सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे बच्चा इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये पहली बात थी। दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व है। और बच्चा, अंतिम शब्दों में हम मिलेंगे कल। ओके गाइस, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम मूड, सेम प्लेस। थैंक यू, सी या, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं
एक जोश के साथ में, एक जुनून के साथ में और एक उम्मीद के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।